हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स इंग्लिश क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग संक्षेपण को देखेंगे, ठीक है, जो कि हमारे एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है और 4 मार्क्स में पूछा जाता है ये, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग संक्षेपण को। अगर आपको फ्री पीडीएफ और फ्री में सभी चैप्टर्स का टेस्ट देना है तो आप हमारे एप्लीकेशन एपेक्स इंग्लिश क्लासेज को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और वहां से आप सभी चैप्टर्स का टेस्ट भी दे सकते हैं और साथ में यहाँ पे जो आपको वीडियो कराई जाती है उन सभी का पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं संक्षेपण को। संक्षेपण को लिखने का एक नियम होता है, तो पहले हम लोग उसके नियम पे चर्चा करते हैं। संक्षेपण के विषयगत नियम, ठीक है। तो मूल संदर्भ को ध्यान पूर्वक पढ़े। जो भी आपको संक्षेपण दिया हुआ है उसे क्या करना है, ध्यान पूर्वक पढ़ना है। जब तक उसका संपूर्ण भावार्थ स्पष्ट न हो जाए तब तक संक्षेपण लिखना आरंभ नहीं करना चाहिए। अर्थात आप 3 बार लगभग, ठीक है, संक्षेपण को पढ़े और उसका मूल भावार्थ जब तक आपको स्पष्ट नहीं हो जाए कि ये जो है कहना क्या चाह रहा है, ये जो संक्षेपण है, ठीक है, तब तक आप उसे लिखना प्रारंभ नहीं करें। इसके लिए यह आवश्यक है कि मूल अवतरण कम से कम 3 बार पढ़ा जाए, ठीक है। संक्षेपण को कम से कम कितनी बार पढ़ना चाहिए, 3 बार। और जब उसका भावार्थ स्पष्ट हो जाए तब आप संक्षेपण लिखना प्रारंभ करें। मूल के भावार्थ को समझ लेने के बाद आवश्यक शब्दों, वाक्यों अथवा वाक्य खंडों को रेखांकित करें, ठीक है। जो भी आपको मूल लगे कि ये बहुत अच्छा वाक्य है, इसमें बताया जो गया है, ठीक है, मेन जो लगे उसको क्या करें, रेखांकित करें। जिनका मूल विषय से सीधा संबंध हो अथवा जिनका भावों या विचारों की अनविनती में विशेष महत्व हो, इस प्रकार कोई भी तथ्य छूटने न पाएगा, ठीक है। अगर आप इस प्रकार संक्षेपण लिखते हैं तो आपका जो कोई भी तथ्य है, अगर आप रेखांकित करते जाते हैं मूल बातों को, तो वह नहीं छूट पाएगा। अगला देखते हैं, संक्षेपण मूल संदर्भ का संक्षिप्त रूप है, इसलिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इसमें अपनी ओर से किसी तरह की टीका टिप्पणी, ठीक है, या मुहावरे का उपयोग नहीं करना चाहिए। हम अपनी तरफ से कुछ नहीं लगाए। आलोचना प्रत्यालोचना न हो। संक्षेपण के लेखक को न तो किसी मतवाद के खंडन का अधिकार है और न ही अपनी ओर से मौलिक या स्वतंत्र विचारों को जोड़ने की छूट है। अर्थात अगर आपको कोई संक्षेपण दिया हुआ है और अगर आप उस कथन से सहमत नहीं है तो आपको उसमें अपने विचार देने का अधिकार नहीं है, ठीक है। उसे तो मूल के भावों अथवा विचारों के अधीन रहना है और उन्हें ही संक्षेप में लिखना है। उसमें जो लिखा हुआ है उसी मूल भावार्थ को आपको संक्षेपण में लिखना रहता है। संक्षेपण को अंतिम रूप देने के पहले रेखांकित वाक्यों के आधार पर उसकी रूपरेखा तैयार करनी चाहिए, ठीक है। फिर उसमें उचित और आवश्यक संशोधन, ठीक है, फिर उसमें उचित और आवश्यक संशोधन करना चाहिए। यहाँ एक बात ध्यान रखने की यह है कि मूल संदर्भ के विचारों की क्रम व्यवस्था में आवश्यक परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। अगर आप कुछ लिख रहे हैं और जैसे कोई वाक्य दूसरे टाइप से लिखा हुआ है तो आप उसे एक अलग टाइप से लिख सकते हैं, लेकिन यह है कि उसमें हम मुहावरा या आलोचना कुछ ऐसा शब्द खुद से जोड़े नहीं, ठीक है। यह कोई आवश्यक नहीं है कि जिस क्रम में मूल लिखा गया है उसी क्रम में संक्षेपण भी लिखा जाए, लेकिन यह अत्यंत आवश्यक है कि उसमें विचारों का तारतम्य बना रहे, ठीक है। तारतम्य अर्थात कंटिन्यूटी। ऐसा मालूम हो कि एक वाक्य का दूसरे वाक्य से सीधा संबंध बना हुआ है, ठीक है। जब हम संक्षेपण लिखते हैं तो हमें इस बात का पूरा ध्यान रखना होता है कि एक वाक्य का दूसरे वाक्य से सीधा संबंध बना हुआ हो, जो कि हम अगला वाक्य लिखने वाले हैं संक्षेपण में। उक्त रूपरेखा को अंतिम रूप देने के पहले उसे 1-2 बार ध्यान से पढ़ना चाहिए ताकि कोई भी आवश्यक विचार छूटने न पाए। जहाँ तक हो सके वह अत्यंत संक्षिप्त हो, ठीक है। संक्षेपण का क्या हुआ, जहाँ तक हो सके पॉसिबल वहाँ तक वह एकदम संक्षिप्त में लिखा जाए मूल भावार्थों को लेकर के। यदि सब संख्या पहले से निर्धारित हो तो यह भी प्रयत्न करना चाहिए कि संक्षेपण में उस निर्देश का पालन करना चाहिए, ठीक है, पालन किया जाए। सामान्यतया उसे मूल संदर्भ का 1/3 होना चाहिए। अर्थात अगर आपको कोई ये गद्यांश जो है वह 90 शब्द में दिया हुआ है, ठीक है, तो उसका जो संक्षेपण हम लिखेंगे वह 90/3, ठीक है, तिहाई भाग में उसे बांटेंगे अर्थात 30 शब्द में लिखेंगे, ठीक है। कितने शब्द में लिखेंगे हम संक्षेपण, 30 शब्द में लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि एकदम एक्यूरेट हम 30 शब्द में ही लिखें, अब 31-32 शब्द भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या है, सामान्यतः उसे मूल संदर्भ का 1/3 होना चाहिए। अंत में संक्षेपण को व्याकरण के सामान्य नियमों के अनुसार एक क्रम में लिखना चाहिए, ठीक है।
पहले आप उसे पढ़े, फिर रेखांकित करें, फिर उसमें मूल बातों को ध्यान दें, ठीक है, फिर उसे क्रमानुसार लिखे, जिससे एक वाक्य का दूसरे वाक्य के साथ सीधा संबंध स्थापित हो। उपरोक्त सारे क्रियाओं के बाद संक्षेपण के भावों और विचारों के अनुरूप एक संक्षिप्त शीर्षक दे देना चाहिए, ठीक है। अगर आप संक्षेपण लिखते हैं तो एक शीर्षक देना सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसे किसी गद्यांश में लिखा हुआ है तो पहले 3-4 बार आप उसे पढ़ें और फिर उसका एक मूल शीर्षक निकालें कि इसका शीर्षक क्या हो सकता है, या आखिर किसके बारे में मैं बताना चाह रहे हैं मिल रही, ठीक है, जो सभी तथ्यों को समेटने की क्षमता रखे। शीर्षक लघु कम से कम 2 शब्दों वाला होना चाहिए, ठीक है, कम से कम 2 शब्द में रहे। जैसे कि अगर हम कोई शीर्षक लिख रहे हैं कि भारत, ठीक है, अगर हम कोई शीर्षक लिख दिए भारत, तो ये एक शीर्षक, इसके बदौलत हमें क्या लिखना है, कम से कम 2 शब्द में लिखना है कि भारत के बारे में और क्या बता रहा है, ठीक है। तो भारत के त्योहार के बारे में बता रहा है या भारत के फसल के बारे में बता रहा है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि एक शीर्षक जो है एक उपयुक्त शीर्षक चुनना चाहिए। तो देखते हैं संक्षेपण कुछ आवश्यक निर्देश, तो वो तो था नियम। अब हम लोग कुछ आवश्यक निर्देश को देखेंगे। संक्षेपण में मूल संदर्भ के उदाहरण, दृष्टांत, उद्धरण और तुलनात्मक विचारों का समावेश नहीं होना चाहिए। जो लिखा हुआ है उसी के मूल भावार्थ को हमें समझ करके संक्षेपण को लिखना है। सामान्यतः इसे भूतकाल और परोक्ष कथन में लिखा जाना चाहिए, ठीक है। भूतकाल अर्थात जो बीत गया हो, ठीक है, तो उस कथन में इसे लिखा जाना चाहिए। अन्य पुरुष का प्रयोग होना चाहिए। भाषा सरल होनी चाहिए, उसमें कोई मुहावरे का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। आपका जो भाषा है वह क्या एकदम सरल होना चाहिए, उसमें कोई मुहावरा खुद से नहीं जोड़ना है। मूल तथ्य से असंबद्ध और अनावश्यक बातों को छांटकर निकाल देना चाहिए। जो मूल तथ्य है, जो आपका शीर्षक जो आप बना रहे हैं, उसी पे आप पूरे संक्षेपण को लिखें। कोई अन्य बात जो है उसमें लिखा हुआ उसको आप छांट दें। आरंभ अथवा प्रथम वाक्य ऐसा हो, ठीक है, जो मूल विषय को स्पष्ट कर दे। जो भी शीर्षक है उसका जो मूल विषय है उसे स्पष्ट कर दे। जो आपका संक्षेपण का जो पहला वाक्य है वो ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसका अपवाद भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर फर्स्ट वाक्य में स्पष्ट नहीं हो रहा हो तो दूसरा जो आप वाक्य लिख सकते हैं उसमें वो स्पष्ट हो जाए, ठीक है। यदि कोई निर्देश न हो तो इसे कम से कम मूल की 1/3 होना आवश्यक है। समास, प्रत्यय और किदन द्वारा वाक्यांश या वाक्य एक शब्द या पद के रूप में संक्षिप्त किया जाए, ठीक है। आप उसे संक्षिप्त पद में लिखा करें। तो देखते हैं हम लोग एक संक्षेपण को लेते हैं, ठीक है, गद्यांश को लेते हैं और उसका हमें संक्षेपण करना है। तो किस प्रकार हम करते हैं, पहले उसे हम पढ़ते हैं कि जीवन का वास्तविक आनंद मनुष्य को अपने श्रम से प्राप्त होता है, ठीक है। क्या लिखा हुआ है कि जीवन का जो वास्तविक आनंद है मनुष्य को अपने श्रम से प्राप्त होता है, जो सुबह से शाम तक अपना खून पसीना एक करते हुए कर्म के क्षेत्र में डटा रहता है। चिंताएं उसे दूर भागती है। ऐसे व्यक्ति को व्यर्थ की बातें सोचने का अवसर ही नहीं मिलता, ठीक है। जो व्यक्ति अपने काम में बिजी रहते हैं उसे व्यर्थ की बातों को सोचने का अवसर ही नहीं मिलता। परिश्रमी व्यक्ति को किसी बात की कमी नहीं, उसे अपनी आशाओं पर विश्वास होता है। फिर वह किसी के सामने हाथ फैलाए क्यों, वह जानता है कि उसके पास 2 हाथ है जिनसे अपने भाग्य का निर्माण किया जा सकता है, ठीक है। तो ये है हमारा गद्यांश। तो इसमें क्या बताया गया है, किसके बारे में, एक श्रमिक व्यक्ति के बारे में बताया गया है। तो क्या है, श्रम की महत्ता, ठीक है। इसका अगर हम शीर्षक दे तो क्या देंगे, वो श्रम की महत्ता, श्रम के महत्व के बारे में। और क्या क्या उसमें बताया, तो श्रम से जीवन में वास्तविक आनंद मिलता है, जो कि उसका प्रथम वाक्य था, ठीक है। चिंताएं दूर भागती है, क्या क्या होता है श्रम से उसे हम लिख देंगे और जो है वाक्य उसे हम काट देंगे, ठीक है। परिश्रमी व्यक्ति को अपनी आशाओं पर विश्वास होता है, वह अपने भाग्य को बदल देता है, ठीक है। तो ये है हमारा संक्षेपण, जो कि मूल शब्द से हमें क्या करना रहता है, उसका 1/3 भाग में उसे बांटना रहता है, ठीक है। और उसके मेन रूप से जो वो भावार्थ बता रहा है उसे हमें लिखना रहता है। अगला हम लोग देखते हैं, ये जो है ये 2022 में पूछा जा चुका है ये संक्षेपण, ठीक है। तो भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। क्या पता चल रहा है, फर्स्ट वाक्य से पता चल रहा है कि इसमें त्योहार की चर्चा है, भारत के त्योहार की चर्चा, ठीक है। भारत को क्या कहा जाता है, त्योहारों का देश। भारतीय त्योहार मुख्य रूप से फसलों के त्योहार है। इसका कारण है भारत का कृषि प्रधान देश होना, ठीक है। लगभग सभी त्योहार धर्मों से संबंधित है।
भारत अनेक धर्मों का देश है। ठीक है, इसमें फसल के बारे में बता रहा है, धर्म के, लेकिन मेनली क्या बता रहा है वो त्योहार के बारे में बता रहा है। तो इसका जो शीर्षक हम देंगे, ठीक है, पहले से पढ़ते हैं। यह हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। सभी धर्म को मानने वाले लोगों को अपने अपने धर्म पालन करने वाले त्योहार, ठीक है, फिर आया त्योहार मनाने की स्वतंत्रता है, इसलिए धार्मिक त्योहार भी विविधता के लिए हुए हैं। ठीक है, इनसे एक दूसरे के धर्म को जमकर अच्छे मनुष्य बनने, आगे भी है इसका का भाव जागृत होता है। दशहरा, दीपावली, ये सब क्या है, त्योहार है। ठीक है, दशहरा, दीपावली, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, ईद, मुहर्रम, ठीक है, सभी धर्मों का जो है वो त्योहार के बारे में लिखा हुआ है। गुरु पर्व, क्रिसमस, महावीर जयंती आदि धार्मिक त्योहार है। तो किस देश के बारे में बताया है, भारत के बारे में। और भारत में भी किस चीज़ की चर्चा है, त्योहार की। तो हम क्या करेंगे, भारत त्योहारों का देश। ठीक है, पहला वाक्य हमारा लिखा हुआ था कि भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है, तो हम इसका शीर्षक क्या दे देंगे, भारत त्योहारों का देश। ठीक है, भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है, फसलों से ये त्योहार जुड़े हुए हैं, इसी कारण भारत कृषि प्रधान देश है। ठीक है, ये लाइन इसमें आया था फसल के बारे में। और फिर हम लोग ने क्या देखा था, धर्म के बारे में देखा था कि इसमें विभिन्न धर्मों के को मानने वाले लोग निवास करते हैं। तो आगे लिखेंगे भारत अनेक धर्मों का देश है। ठीक है, पहले फसल की चर्चा थी क्योंकि भारत क्या है, कृषि प्रधान देश है। और उसके बाद क्या था, भारत अनेक धर्मों का देश है, एक दूसरे के धर्म को जानकर अच्छे मनुष्य बनने का भाव जागृत होता है। ठीक है, एक दूसरे के धर्म को जानकर क्या होता है, अच्छे मनुष्य बनने का भाव जागृत होता है। तो ये था हमारा आज 2 संक्षेपण। तो देखिए, संक्षेपण की जो मुख्य बातें हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं एक बार। जैसे कि ये भारत त्योहारों का देश। ठीक है, तो देखिए इसमें हम रेखांकित क्या करेंगे, पढ़ेंगे इसको। तो भारत त्योहारों का देश कहा जाता है। ठीक है, इसका मेन पॉइंट जो है क्या है, भारत को त्योहारों का देश कहा जाता है। भारतीय त्योहार मुख्य रूप से फसलों का त्योहार है और इसका कारण है क्या है कि भारत कृषि प्रधान देश है। ठीक है, भारत कैसा है, कृषि प्रधान देश है। इसको रेखांकित कर दिए। लगभग सभी त्योहार धर्मों से संबंधित है। भारत अनेक धर्मों का देश है। ठीक है, भारत अनेक, ये भी नया एक पॉइंट आया जो कि रिलेटेड है भारत से। और यह हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई और इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। भारत अनेक धर्मों का देश है और इसी को क्या कर दिया है, इसी को डिटेलिंग कर दिया हुआ है कि अनेक धर्म, इसमें क्या क्या, मतलब अनेक धर्मों को मानने वाले कौन कौन धर्म के लोग रहते हैं। ठीक है, तो हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी, ईसाई, ये सब धर्म को मानने वाले यहाँ लोग निवास करते हैं। सभी धर्मों को मानने वाले लोग अपने अपने धर्म का पालन करने और त्योहार मनाने की स्वतंत्रता है, इसलिए धार्मिक त्योहार भी विविधता लिए हुए हैं। इनसे एक दूसरे को धर्म जानकर अच्छे मनुष्य बनने का भाव जागृत होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने जहाँ जहाँ क्या किया था, रेखांकित किया था मेन रूप से, वह क्या था कि भारत त्योहारों का देश है, फसलों से ये त्योहार जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसे भारत क्या कहा जाता है, कृषि प्रधान देश कहा जाता है, क्योंकि यह क्या है कि ये फसलों से ये त्योहार जुड़े हुए हैं। ठीक है, भारत अनेक धर्मों का देश है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था बहुत धर्म का नाम था, तो इसलिए हम डायरेक्ट इसमें एक वाक्य में लिखेंगे कि भारत जो है वह अनेक धर्मों का देश है। ठीक है, एक दूसरे के धर्मों को जानकर अच्छे मनुष्य बनने का भाव जागृत होता है। ठीक है, हमें कोई नया शब्द इसमें नहीं, जो कोई नया मुहावरा, ठीक है, कोई हम नहीं जोड़ सकते इसमें, अलंकार, मुहावरा, इस सब का प्रयोग हमें कोई खुद से नहीं करना है। ठीक है, तो ये था आज का संक्षेपण जिसमें हम लोगों ने नियम, ठीक है, उसके संकेत, ठीक है, निर्देश और 2 संक्षेपण को भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, कि संक्षेपण किस प्रकार करना चाहिए। तो आज हम लोगों ने संक्षेपण को देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें अपने कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।